Learning with Lisa. We are here with a new chapter of 10th English and the chapter name is From the Diary of Anne Frank. ये जो स्टोरी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो एन फ्रैंक की स्टोरी है जो कि एक जूइश गर्ल है, जर्मनी की है वो। तो ये एक रियल लाइफ अकाउंट है एन फ्रैंक का, और सिर्फ एक रियल लाइफ अकाउंट ही नहीं, ये उनका एक अपनी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी डायरी में से जो पर्सनल डायरीज लिखते हैं, तो ऐसा ही एन फ्रैंक भी थी जो एक पर्सनल डायरी लिखती थी अपनी, उन्हीं की डायरी में से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। एंड उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एन फ्रैंक जो है उनका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1945 में। तो ये अपने डायरी में कुछ लिखती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, जब हिटलर का टाइम था, हिटलर को जूइश लोग, जर्मनी के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो नाजीज का उस टाइम पर टाइम था और वो क्या करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। जो जूइश लोग थे जो उनकी बात नहीं मानते थे उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप की बात हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा उन पर जुल्म किए जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते थे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाकर भी बच जाते थे। ऑलमोस्ट जो लोग थे वहाँ पर जाकर उनकी डेथ हो जाती थी, वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप को एंड फाइनली वो डेड हो जाते थे, मर जाते थे वो। तो एन फ्रैंक भी जो है वो अपनी फैमिली के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए कहती है कि नाजीज के टाइम पर जो नाजीज थे वो जूइश लोगों से बहुत ज़्यादा हेट करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। तो इस रीज़न के कारण उन्हें अपनी जो प्लेस है वो ऑलमोस्ट बदलते रहना पड़ता था। 2 साल उन्होंने लगाए नीदरलैंड में, वो अपने वहाँ जर्मनी से नीदरलैंड चले गए। उन्हें छिपना पड़ता था, नाजीज से उन्हें छिपना पड़ता था, अदरवाइज उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। तो यहाँ पर जो एन है वो अपनी एन फ्रैंक है वो अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हुए बताती हैं कि उनकी फैमिली में उनकी मदर, फादर, उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो नाजीज के टाइम से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी एंड उनकी एक यंगर सिस्टर जो कि 16 ईयर्स की थी उस टाइम पर, तब की वो बात कर रही हैं। एंड नाजीज के डर से, हिटलर के डर से उन्हें 2 साल नीदरलैंड में छिप कर रहना पड़ा। तो क्या होता है उसके बाद, जब वो नीदरलैंड में कोई हिडन प्लेस में वो रह रहे थे, हिडन प्लेस में वो छुपे हुए थे, तब नाजीज जो थे उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया था एंड उन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाद सिर्फ उनके फादर ही बच पाए थे, उनकी मदर, उनकी सिस्टर और एनी खुद, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, वो नहीं टॉलरेट कर पाए थे और वो डेड हो गए थे। बट जो उनके फादर थे उन्होंने क्या किया, ये जो आपको एक्सट्रैक्ट जो देखने को मिल रहा है आपकी स्टोरी में, आपकी बुक में, ये उनके फादर ने ही पब्लिश कराया था जब वो मर चुकी थी। उसके बाद ये जो डायरी लिखने की जो उनकी आदत थी वो डायरी उनके फादर को मिली एंड उनके फादर ने इस छोटे से एक्सट्रैक्ट को पब्लिश करा दिया। काफ़ी जगह आपको नॉवेल्स में भी ये पढ़ने को मिलेगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और काफ़ी मूवीज़ भी इस पर बेस्ड, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी हैं। तो वो जो डायरी थी एन फ्रैंक की, वो उनके फादर ने उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट की थी, उनके 13th बर्थडे पर 12 जून 1942 में उन्हें गिफ्ट की थी। एंड जब वो डायरी राइटिंग स्टार्ट करती हैं देन वो लिखती हैं कि डायरी लिखना बहुत ही ज़्यादा उन्हें स्ट्रेंज लगता है, बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उन्हें लगता है। वो कहती हैं कि नो वन वुड एवर रीड दैट व्हाट आई हैव रिटन ऑन दैट, कि कोई भी नहीं रीड करेगा उसे जो मैं इसमें लिख रही हूँ, तो मैं क्यों लिख रही हूँ। वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती थी उस डायरी में। और वो ये भी कहती है साथ में कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये लाइन आपकी बुक में लिखी है, वो बहुत ज़्यादा अपने दिल से ये लाइन को बोलती हैं कि पेपर हैज़ मोर फीलिंग्स दैन पीपल, कि एक पेपर में, एक कागज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है लोगों की बजाय, क्योंकि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता आपको, कुछ भी आप उसे उसमें लिखे जाएं। अगर आप किसी भी रियल पीपल को कुछ भी कहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, आपके इवन कोई फ्रेंड्स भी हैं, तो वो भी जल्दी आपसे बोर हो जाएंगे, या आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको 4 बातें और सुनाएंगे, आपको सलाह देंगे, व्हाटएवर। तो वो कहती हैं कि पेपर
जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आप उसमें कुछ भी लिखिए, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए या जो भी आप बात कीजिए पेपर से, पेपर कुछ भी नहीं कहेगा आपको। इसलिए उन्हें डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो डायरी इसलिए भी लिखती थी क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था, कोई भी उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वो ये कहती है कि मैं अलोन नहीं थी, मैं लोनली नहीं थी, लेकिन कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं था। उनकी फैमिली थी जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनकी फादर, मदर, उनके सिस्टर और जो उनकी ग्रैंड मदर भी थी, लेकिन वो डायरी लिखते टाइम उनके पास नहीं थी, शी वॉज नो मोर। लेकिन वो उनकी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा वो मिस भी करती थी। तो वो कहती है कि मैं लोनली नहीं थी, अकेली नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था अपनी फैमिली से, लेकिन कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं था। जैसे आजकल के टाइम में हम सोचते हैं ना कि एक स्कूल में फ्रेंड होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड जिसे हम अपने सीक्रेट शेयर करें, तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था उस एनी फ्रैंक के पास। इसलिए वो अपने सारे सीक्रेट कहाँ लिखती थी, डायरी में लिखती थी। और जो उस टाइम का जो टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जो हिटलर का टाइम था, उस टाइम पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं कर सकते थे, कोई भी उनके बारे में बुरा नहीं कह सकते थे। अगर वो किसी से इस बारे में बात शेयर भी करती और वो बाय चांस नाजीज के पास पहुंच जाती तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। इसलिए वो कहती हैं कि इससे बेटर है कि मैं डायरी में ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं। तो वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा इल थी 1941 में, या 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। पर उनका जब बर्थडे था 12 जून को, एनी फ्रैंक का बर्थडे था, तो उस दिन उन्होंने एक कैंडल एक्स्ट्रा उनको ब्लो किया, कैंडल को, बिकॉज इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर, सिर्फ उनको याद करने के लिए, क्योंकि वो उनका जो बॉन्ड ऑफ लव था बहुत ज़्यादा था, वो अटैच थी अपनी ग्रैंड मदर से, सिर्फ इसलिए। एंड वो अपने नेक्स्ट पेज पर लिखती है 20 जून की, जब वो बात कर रही हैं कि उस टाइम पर क्या था, उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा हौश पौश थी, हसल पसल थी और बहुत सारे बच्चे जो थे वो शोर मचा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। तो वो उस दिन की बात बताते हुए कहती हैं कि इस ऐसा जो माहौल था, ऐसा एटमॉस्फेयर था स्कूल में, वो इस रिगार्डिंग था क्योंकि उस दिन उनका रिजल्ट आने वाला था। उस दिन उन्हें ये पता चलने वाला था कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, मीन्स नेक्स्ट क्लास में जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, और कौन वहीं पर रह जाएगा। फिर वो ये बात करते हुए हंसते हुए कहती हैं कि कुछ ऐसे डम्बल्स भी थे हमारी क्लास में, मीन्स कुछ ऐसे डम्बल्स थे, 1/4 ऑफ द क्लास जो है उन्हें तो डिमोट ही कर देना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए, मीन्स उन्हें पीछे वाली क्लास में भेज देना चाहिए। तो वो मजाक करते हुए ऐसा कह रही हैं इसमें। फिर वो कहती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, वो श्योर है इस बात पर कि वो तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो ही जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल थी। लेकिन उन्हें सिर्फ मैथ से डर लगता था। मैथ से डर क्यों लगता था उन्हें? क्योंकि जो उनके टीचर थे, मैथ्स टीचर, उनका नेम था मिस्टर कीजिंग। वो हमेशा उन्हें एनॉयड से लगते थे, वो उन्हें परेशान करते रहते थे। वो कहती हैं कि टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, कि टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं उन्हें कि टीचर क्या बात करना चाह रहे हैं, वो किस टाइम पर क्या कह देंगे। ऐसा वो इसलिए कहती हैं क्योंकि जो उनके मैथ्स टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, वो ऑलवेज उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क देते रहते थे, उन्हें हमेशा एसेज लिखने के लिए कहते थे। और एक बार की वो बात बताती हैं कि एक बार क्या हुआ, वो क्लास में बोल रही थी तो उनके टीचर जो मिस्टर कीजिंग हैं, उनके मैथ्स टीचर, उन्होंने उसे कहा कि आप एक ऐसे लिख कर आएंगी चैटर बॉक्स पर। तो उन्हें लगा एनी फ्रैंक को कि क्या हुआ, चैटर बॉक्स पे तो ऐसे लिखना है, मैं तो कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं तो कुछ भी बकवास फालतू कुछ भी लिख सकती हूँ और एक बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा सा लिख सकती हूँ चैटर बॉक्स पर। तो ऐसा ही उन्होंने किया, उन्होंने 3 पेजेस लिख दिए चैटर बॉक्स पर। बहुत ज़्यादा हिलेरियस मतलब एक्सपीरियंस था वो मिस्टर कीजिंग के लिए भी, जब उन्होंने उस ऐसे को पढ़ा। पर उन्होंने एक दिन नेक्स्ट डे उसे कुछ नहीं कहा, उससे नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं कहा। तो थर्ड डे वो फिर से जब बातें कर रही थी, फिर से उन्हें वो ऐसे लिखने के लिए कहते हैं कि अब आप फिर से एक ऐसे लिख कर आएंगी, और बट जो इस बार आपका टॉपिक होगा वो होगा एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स का मतलब यहाँ पर है कि जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि अगर इसने बोलना है तो बोलना ही है। तो एन फ्रैंक ने ऐसा ही किया, उसने वो वाला ऐसे भी कंप्लीट कर लिया, अपना जो एक्स्ट्रा वर्क था जो उन्हें ज़्यादा बोलने के लिए मिला गया था। वो इस बारे में ये भी कहती है कि क्यों टीचर्स जो होते हैं अनप्रेडिक्टेबल होते हैं,
क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि अब बच्चों की तो ये ट्रेट ही है, वो तो बोलेंगे ही। इवन हम भी देखते हैं कि जब टीचर बोर्ड पर काम करा रहे होते हैं तो हम भी अपने साथ वालों से कोई ना कोई बातें लग जाते हैं, ये हमारा ट्रेट है तो हम ये करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मोर इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ बाई टॉकिंग माई फ्रेंड। सो लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर कि उसमें एन क्या कहती हैं कि मैं खुद को नहीं रोक सकती। अब वो क्या लिखते हैं इस बारे में कि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बोलती थी। अब ये इनहेरिटेंस लगा लो, अब इनहेरिटेंस का तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मेरी मदर भी चैटर बॉक्स थी, सो दैट मैं भी चैटर बॉक्स हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा हिलेरियस लग रहा था उन्हें। तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या होता है, जो उनके मैथ्स टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, अब वो उन्हें कहते हैं कि आपको अब एक ऐसे लिखना है कि इस पर वो उन्हें क्या टॉपिक देते हैं, क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स। तो नेक्स्ट डे जब एन फ्रैंक क्लास में फिर से बोल रही होती हैं तो मिस्टर कीजिंग उन्हें नोटिस करते हैं एंड उन्हें फिर से एक्स्ट्रा वर्क दे देते हैं। लेकिन इस बार वो उन्हें कहते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा क्वैक 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 सैड मिसेस चैटरबॉक्स। आपको इस टॉपिक पर लिख कर आना है। तो वो हाँ बोल देती है, कहती है ठीक है मैं लिख लाऊंगी। लेकिन वो सोचती है कि इस बार मैं कुछ डिफरेंट करूंगी, क्योंकि हर बार मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्लास में, मुझ पर हंसते हैं। हाँ मुझे डांटते नहीं हैं, लेकिन मेरा ऐसे सबके सामने बोलकर सुनाते हैं, पूरी क्लास मुझ पर हंसती है। तो इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगी, कुछ ऐसा बोलूँगी, लिख कर लाऊंगी ताकि मिस्टर कीजिंग को समझ में भी आ जाए एंड मिस्टर कीजिंग का भी मजाक बन जाए। तो उनकी एक फ्रेंड होती है जिनका नेम है सैनी, SANNA। सैनी उनकी फ्रेंड है जिन्हें पोइट्री में हॉबी होती है, पोइट्री उन्हें अच्छी लगती है। तो एन फ्रैंक उनकी हेल्प लेती है कि तुम मेरी हेल्प करो। वो सामने से आकर ही उनकी हेल्प करने को भी रेडी हो जाती है कि ठीक है। तो वो पोइट्री में कुछ लिखती है, वहाँ लिखती है वो कि एक मदर डकलिंग है और फादर स्वैन है और उनके 3 डकलिंग्स हैं। और जो उनके 3 डकलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा चैटरबॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा वो बातें करते हैं। एंड वो क्या करते हैं, जो फादर स्वैन है वो उन्हें किल कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। तो जब वो मिस्टर कीजिंग को नेक्स्ट डे स्कूल में सबमिट कराती हैं, वो उन्हें दिखाती हैं, तो मिस्टर कीजिंग उन्हें पढ़ते हैं। वो गुस्सा नहीं करते हैं उस पर, लेकिन उन्हें समझ में आ जाता है। अब वो यहाँ पर किसको रिजेंबल कर रही है, जो फादर स्वैन हैं उन्हें वो रिजेंबल कर रही हैं, किससे, मिस्टर कीजिंग से, जो उनके मैथ्स टीचर हैं। कि वो बच्चे जो हैं, जैसे मिस्टर कीजिंग किसे कह रहे हैं, एन फ्रैंक को कहते हैं बार बार चुप होने के लिए, उन्हें एक्स्ट्रा वर्क देते हैं। तो वो उन्हें समझाना चाह रही हैं कि भी ये हमारा ट्रेट है, एक चाइल्ड का हक बनता है बातें करने का, लेकिन आप हमें इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो मिस्टर कीजिंग को वो रिजेंबल कर रही है फादर स्वैन से, और जो डकलिंग्स हैं वो हैं उनके जो क्लासरूम्स में उनके जो बच्चे हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वो रिजेंबल कर रही हैं। तो ऐसे मिस्टर कीजिंग को समझ में आ जाता है कि ठीक है। उसके बाद वो उन्हें कभी कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं देते हैं, कभी कोई उनको मना नहीं करते हैं बातें करने के लिए। तो यहाँ से एन फ्रैंक की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, सिर्फ उस एक पोइट्री के कारण। तो वो कहते हैं कि उनके बाद उन्हें कभी भी कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिला। तो वो डायरी में लास्ट में अपने सिग्नेचर कर देती हैं, अपना नेम लिख देती हैं। तो वहाँ पर वो उनकी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि कैसे जो नाजीज थे वो ज्यूइश पर कैसे अत्याचार करते थे, उनके कारण जो ज्यूइश लोग थे उन्हें कैसे हिडन प्लेस में रहना पड़ता था, कैसे अपने प्लेसेस को बार बार चेंज करना पड़ता था। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे जो उनकी बॉन्डिंग थी उनकी फैमिली के साथ एन फ्रैंक की कितनी ज़्यादा अच्छी थी। और हमने ये भी देखा इस स्टोरी में कि जब उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया, देन क्या हुआ, सिर्फ उनके फादर ही बचे, बाकी एन फ्रैंक, उनके मदर, उनके सिस्टर, उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड हमने ये भी देखा इसमें कि जब वो अपने स्कूल के एक एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं, और स्कूल के एक्सपीरियंस में वो बात करती हैं एक मिस्टर कीजिंग की, जो उनके मैथ्स टीचर हैं। उसे मैथ्स सब्जेक्ट पसंद नहीं था क्योंकि मिस्टर कीजिंग उन्हें एक्स्ट्रा वर्क देते रहते थे, इस बारे में हमने पढ़ा। एंड वो मिस्टर कीजिंग के बारे में वो ये भी बताती हैं कि वो उन्हें एक्स्ट्रा वर्क क्यों देते थे, क्योंकि जो एन फ्रैंक है वो बहुत ज़्यादा चैटरबॉक्स से बहुत ज़्यादा बातें करती रहती थी। लेकिन लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया, डकलिंग्स की उन्होंने स्टोरी सुनाई कि कैसे फादर स्वैन जो है वो डकलिंग्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं,
क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो बार बार बातें करते रहते थे, शोर मचाते रहते थे। तो ऐसे उन्होंने अपने मैथ्स टीचर को समझाया और उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें वर्क देना, एक्स्ट्रा वर्क देना बंद कर दिया। तो यहाँ वो बताती है कि उन्हें समझ आ गया था, जो उनके मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीजिंग को ये समझ आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा क्विक विटेड है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा बातें करेगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसे कुछ कहने का। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी कर सकती थी, अपनी बात को कर देती थी, जैसे उन्होंने अपनी थर्ड स्टेजा में उन्होंने किया, जो उनके थर्ड ऐसे था वैसे उन्होंने अपना जस्टिफाई करके बताया कि हाँ ये हमारा ट्रेट है और हम तो ऐसे ही बोलेंगे। तो यहाँ हमारी ये एन फ्रैंक की स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद लीजा।